बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, जहां पर पैनामा लीक्स के मामले पर बनाई जाने वाली पार्लिमानी कमेटी अभी तक डेडलॉक का शिकार है और दीगर काफ़ी अहम उमूर हैं जो कि गौर तलब हैं, जिन पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, जो कि हुकूमत से भी इस बात के मुत्तकाजी हैं कि उनको हल किया जाए। वहीं पर एक और अहम मामला बजट का है जो कि 3 जून को पेश किया जा रहा है और इससे कबल जो इत्तलात हैं और वज़ीर आज़म साहब के हवाले से हम बात करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मंगल को लंदन के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत तमाम सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से उनकी सेहत की दुआ के पैगामात हमने देखे हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो ट्वीट्स भी किए गए हैं और साथ ही साथ हमें यह भी बताया गया कि इस ओपन हार्ट सर्जरी से पहले 2-3 दिन पहले ही वज़ीर आज़म साहब को जो है मुख्तलिफ मेडिसिन देना शुरू कर दी गई हैं जो कि प्रोसीजर का हिस्सा है। डेफिनेटली इस हवाले से भी बात करेंगे। और वहाँ पर लंदन में बैठे हुए वज़ीर आज़म साहब ओवरसी कर रहे हैं तमाम स्टेट अफेयर्स को, ये हमें बताया गया कल उनके तर्जुमान की जानिब से। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से ये तमाम चीज़ें कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि बात है कि जब कल साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जानिब से एक पैगाम आया, एक स्टेटमेंट आई, उनका एक बयान हमारे सामने आया जिसमें उन्होंने आइन के हवाले से बात की और उसमें हमें यह बताया गया कि वज़ीर आज़म साहब किसी और को अपना नायब मुकर्रर नहीं कर सकते और अगर जो इत्तलात हैं कि जी इसहाक डार साहब की गैर मौजूदगी में तमाम स्टेट अफेयर्स देखेंगे तो ये भी कहा गया कि उनको नोटिफाई करना भी एक गैर आइनी इक़दाम होगा हुकूमत की जानिब से। और बजट के हवाले से भी ये बात की गई कि आया वज़ीर आज़म साहब का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है या नहीं है, या फिर उनके साइंस, उनका अप्रूवल जो है, इस हवाले से हमें बताया गया कि अगर वो नहीं होता तो वो भी गैर आइनी है। और शायद इसी के तनाजुर में इसके बाद ही ये फैसला किया गया कि कल वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए मीटिंग्स जो हैं वो करेंगे और कल एक मीटिंग तो जिसका टाइम 5:15 बजे बताया गया है कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की, और उसके बाद फेडरल कैबिनेट की, वफाकी काबीना की भी उनकी मीटिंग होने जा रही है कल शाम 6:30 बजे और वीडियो लिंक के ज़रिए ये वज़ीर आज़म साहब खिताबात करेंगे और इन मीटिंग्स को चेयर करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इस हवाले से कहा क्या था, पहले उनका बयान सुनते हैं। में आईन जब है और मुल्क में कानून है तो हुक्मरानी किसकी होगी? जब ओपन हार्ट सर्जरी एनेस्थीसिया दी जाती है तो उस वक्त आदमी कोमा में होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि फ़राइज़ इंजाम दही के लिए शायद उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को नोटिफाई कर दिया है। सबसे पहले तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा है, और अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी है तो वो कानून और आइन के सरीहन खिलाफ है। कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी है तो वो कानून और आइन के सरीहन खिलाफ है, क्योंकि अब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होता है उसको किसी को डिजिग्नेट करने का इस मौजूदा आइन के नीचे कोई इख्तियार हासिल नहीं है। वज़ीर आज़म साहब की एब्सेंस में अगर इसहाक डार साहब को या किसी और वज़ीर को तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उसकी निगरानी करने का नोटिफिकेशन आया है सामने तो वो गैर आइनी है। इस हवाले से भी एक नई बहस छिड़ पड़ी है। कल से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ राय हमारे सामने आ रही है और साथ ही साथ जहां इस टॉपिक पर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे वहीं पर मौजूदा चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने भी मुल्की जो हालात हैं, जो मामलात हैं, खासकर जिस तरीके से करप्शन का जिक्र किया जाता है, पैनामा लीक्स के आने के बाद, वज़ीर आज़म के बच्चों के नाम आने के बाद इस पर ज्यादा बहस छिड़ पड़ी है। तमाम जमातें हमें इस पर, खासकर ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी होती नजर आती हैं। उन्होंने कल इसी हवाले से लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे और इस हवाले से क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। तकरीबन 30 साल माशाल्लाह की नज़र हो गया जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ही नहीं थी बल्कि हुकूमत डंडे के जोर पे की गई। ज़रूरत से ज़्यादा कानून साजी कर दी गई है। किस मकसद के लिए? अपने ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए पुलिस का इदारा कायम किया गया, एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट कायम किया गया, FIA का वजूद अमल में लाया गया, नैब का कानून बनाया गया। इनमें से कोई एक इदारा आप बता दें जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में कामयाब रहा है। लेकिन होता क्या है,
अगर आज किसी एक नाअहल शख्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है तो फौरी तौर पे एक बड़ी लॉबी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है और डिसइंफॉर्मेशन का एक खेल शुरू हो जाता है। बहुत ही संगीन बात जो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से की गई है कि जरूरत से ज्यादा कानून साजी कर दी गई और वो भी अपने जाती मुफादात को हासिल करने के लिए। और जिन इदारों के नाम उन्होंने लिए, चाहे वो पुलिस का महकमा है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, FIA, NAB, इन तमाम इदारों के हवाले से तकरीबन रोजाना ही मीडिया में भी बात हो रही होती है। और चीफ जस्टिस साहब इस मुल्क के आला अदलिया के सरबरा जो हैं वो भी इन इदारों का नाम लेकर कहते हैं कि जी जाती मुफादात के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब भी किसी नाअहल शख्स के खिलाफ कार्रवाई होती है तो एक बहुत बड़ी लॉबी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है। ये काफी संगीन मामलात हैं जिस पर कौन गौर कर रहा है, और जहां पर यह बहस हो कि वजीर आजम की एब्सेंस में सरकारी उमूर तमाम मामलात कौन चलाएगा, आईनी होगा नहीं होगा ये इकदाम, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख एहसनुद्दीन साहब। आप फोकल पर्सन हैं जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कयूम सुमरो साहब, एडवाइजर टू CM सिंध हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। इसके अलावा लाहौर में उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आपको भी खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KP के पीर साबिर शाह हमें थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे और बैरिस्टर फरोग नसीम साहब से भी उनका नुक्ता नजर इस हवाले से लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो शेख साहब, ये क्या नई बहस छेड़ दी चीफ साहब के बयान ने? पहले तो सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की जानब से वज़ीर आज़म साहब की सेहत के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें नई जिंदगी अता करे। कल इफ्तिखार चौधरी साहब ने, फॉर्मर चीफ जस्टिस और हमारी पार्टी के कायद जो है, उन्होंने बड़ी बर वक्त नेक नीति से एक अहम आइनी जो खला या आइनी जो मसला पैदा होने जा रहा है उससे बर वक्त कौम को आगाह कर दिया है। उसमें क्योंकि सारी ज़िंदगी रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की इल्मदारी के लिए और सारी फाइट है उनकी, तो उन्होंने जो महसूस किया आइन और कानून के मुताबिक वो बता दिया कि कल कोई ऐसी बात ना पैदा हो जाए इन्हें, ताकि बर वक्त टाइमली जो है हमने बता दिया कि आईनी बहरान जी आईनी बहरान पैदा हो। अच्छा। उसकी दो उन्होंने मिसालें दी हैं। मसलन एक तो मुल्क के अंदर किसी वक्त इमरजेंसी हो जाए, खुदा न खास्ता हम एक फाइट में हैं ज़रब आज़म के हवाले से, और दूसरा किसी सूरत में कोई ऐसी बात हो जाती है, वार डिक्लेयर हो जाती है या इमरजेंसी की सूरत हो जाती है और वज़ीर आज़म जो इस मौजूदा कंडीशन में वो क्या कोई रैशनल फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। और जितनी चूँकि हार्ट के प्रोसेस का जो होता है, जो चेंजिंग होती है, उसमें ड्राउजीनेस के लिए और इस किस्म के स्टेरॉइड्स और इस किस्म की, वो तो हमें पहले ही बताया गया, उनके अपनी फैमिली मेंबर्स की तरफ से बताया गया कि 2-3 रोज पहले ही मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, एनेस्थीसिया का एक अमल होगा। अब मुझे समझ नहीं आती कि इनके पास, मुस्लिम लीग के पास एक अपनी अक्सरियत है, वाज़ेह अक्सरियत है, तो हमने ये नहीं कहा कि इन्हें, हमने कहा कि स्टेप डाउन करें, अपनी पार्टी का कोई बंदा ले हैं। ठीक है, ये जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है, दुनिया में होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी वजीर को नहीं वो लगा सकते, वो अपनी जिम्मेदारियां सौंप ही नहीं सकते सिरे से, वो गैर आईनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बजट आ रहा है। अब बजट में 83 है जिसमें जो अथोराइज किस्म के एक्सपेंडिचर है, जो असेंबली, वो उस वक्त मंजूरी होगी जबकि वजीर आजम के सिग्नेचर। लेकिन अच्छा, मैं मुझे एक ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, एक ब्रेक भी मैं ले लूं। आपने आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, उसी हवाले से जो PMLN की हुकूमत हमें ये बता रही है कि उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की गरज से वो वजीर आजम साहब को पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं जो वहां पर लंदन में होंगे, जो हाई कमीशन के पास होंगे, सील्ड होंगे डॉक्यूमेंट्स, और वजीर आजम पढ़ के साइन कर देंगे। वजीर आजम सिर्फ
साइनिंग मशीन है, सिग्नेचर में माइंड अप्लाई करना होता है, माइंड अप्लाई करना। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि इस इतने बड़े प्रोसीजर से गुजरते वक्त क्या वजीर आजम रैशनल डिसीजन लेने की सलाहियत रखते हैं और अपना माइंड अप्लाई कर सकेंगे या नहीं? ये ओके, ये आपका नुक्ता है, ठीक है। एक नुक्ता, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो पीटीआई से और पीपल्स पार्टी से भी ये जानेंगे कि क्या वो भी इसको इसी तरीके से एक आईनी बहरान के तौर पर देख रहे हैं, और पीएमएलएन के भी पीर साबिर शाह साहब से बात करेंगे। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी हम बात कर रहे थे कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जानिब से बयान आया है जिसने इस मुल्क में वजीर आजम की एब्सेंस और उनकी एब्सेंस में मुल्की मामलात कौन संभालेगा। अभी शेख साहब उस हवाले से बात कर रहे थे कि एक आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है जिसकी उनकी जमात की जानिब से और फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से निशानदेही की गई है। उमर चीमा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो शेख साहब ने यहाँ पर आखिर में बात की ब्रेक पे जाने से पहले, कि जी सवाल ये है कि वो मेडिसिन के इन्फ्लुएंस के अंडर होंगे और सवाल ये भी है कि वो रैशनल डिसीजन ले सकेंगे या नहीं। इन तमाम चीजों पर पीटीआई का क्या मौकफ है? आपको भी लग रहा है कि कोई आईनी बहरान या एक खला वैक्यूम जो है वो पैदा हो रहा है इससे? जी सादिया, बिल्कुल शेख साहब ने बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पे दुरुस्त बात की है, लेकिन बात ये कि आप भी जानती, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई वजीर या प्राइम मिनिस्टर अगर मेडिकली अगर इनकैपेसिटेट हो जाए और वो मामलात अपनी जिम्मेदारियों को नहीं चला सके तो यकीन पार्टीज जो हैं वो चेंज कर देती हैं, कोई और कैंडिडेट जो है उसको आगे जिम्मेदारी दे दी जाती है। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, आपके सामने है। पिछले कई हफ्तों से हम ख़ासतौर पे पनामा लीक्स के हवाले से, जब प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के लोगों का जब उसमें इंकशाफ हुआ, उनके सामने आई चीज़ें, तो इन्वेस्टिगेशंस की हमने इंडिपेंडेंट और साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशंस की डिमांड के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि वो स्टेप डाउन कर दें, तो वो उसके ऊपर भी तैयार नहीं थे। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इनकी पॉलिसी ये है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, क्योंकि इन लोगों के सर्वाइवल का मामला है। इन लोगों ने लूटमार इतनी की हुई है कि इन लोगों का सर्वाइवल का मामला, ये किसी तौर पर भी जो है कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इवन अपने खानदान के लोगों के ऊपर, पार्टी तो दूर की बात है, अपने खानदान के लोगों के ऊपर जिनको पूरी वो शरीफ कॉरपोरेशन जो उन्होंने गवर्नमेंट में भर्ती की हुई है, उनमें से भी किसी के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो यकीनन आने वाले दिनों में अगर इसी किस्म की सूरत हाल रही, वैसे तो हम बिल्कुल दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मियाँ साहब को जल्द सेहतियाब करे और वापस आके अपनी जिम्मेदारी को संभालें। लेकिन ये कि हमने तो पहले डिमांड की थी कि मियाँ साहब को चाहिए कि पीएमएलएन के अंदर से किसी और को जो है ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी दे दें। ठीक है, सो बेसिकली ठीक है, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे सवालात इस मामले में भी उठते हैं और आपने जब पैनामा लीक्स के इशू पर स्टेप डाउन करने की बात की थी तो उस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो इस मामले में जो शेख साहब कह रहे हैं कि जमात कह रही है उसको भी नहीं जो है वो जेर गौर रखा जा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब की जानिब जाऊं। क्या वजह है कि एक इतनी बड़ी पार्टी के सरबराह होने के बावजूद, अक्सरियत होने के बावजूद इन्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं है? इसकी क्या वजह है? क्या चले, ये तो मेरा ख्याल से मैंने तो शेख साहब आपको बता दिया। मसला ये है कि जितनी लूटमार की हुई है, और मैं तो वैसे जाती तौर पे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस मामले में और समझता हूँ कि ये एक नई एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में एक मैच्योरिटी आ रही है। आपके सामने पहले इवन पीपल्स पार्टी के अंदर भी अपने खानदान के अलावा किसी और को मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन लास्ट टेन्योर के अंदर यूसुफ रजा गिलानी और फिर राजा साहब, मतलब जो भी है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उन्होंने बिहेव किया। अगर एक प्राइम मिनिस्टर उनका अगर डिस्क्वालीफाई हुआ तो उन्होंने दूसरा कैंडिडेट उन्होंने अपने पार्टी मेंबर को किसी और को मौका दे दिया। राइट, ये ज्यादा पीएमएलएन से हमने जिस तरह से कहा, पीर साबिर शाह साहब से अभी कॉल पे बात करते हैं, वो बताएंगे कि पीएमएलएन इस लाइन पर क्यों नहीं सोच रही जिसका जिक्र जो है वो शेख साहब भी कर रहे हैं और उमर साहब भी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि ये जो नुक्ता ये काफी अहम है कि डार साहब जो है वो सेनेटर हैं और सेनेटर जो है वो वजीर आजम नहीं बन सकता, उनकी जगह नहीं ले सकता, वो मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है। और फिर कल फॉर्मर चीफ जस्टिस ने यह बात भी पॉइंट आउट की थी कि वो किस तरीके से लीडर ऑफ द हाउस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जी डॉक्टर कयूम सुमरो साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आपने मेरे से पूछा, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे आपकी आवाज आप इसे नहीं आ रही है, लेकिन जहां तक मैं हाँ अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपने जो सवाल किया है, पहले तो ये बात वाज़ेह है और क्लियर है कि इस वक्त ये पूरा मुल्क जो है एक बहरानी कैफियत से गुजर रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी की न होने की वजह से और भी मामला जो है बहुत संगीन नौयत की तरफ जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बयान को अगर आपने सामने रखना है
और उनकी रोशनी में भी अगर देखा जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त ये पूरा सिस्टम जो है एक मफलूज सिस्टम होता नज़र आ रहा है और एक फालिज ज़दा सिस्टम बनता नज़र आ रहा है। तो इसके लिए PML-N की ज़्यादा जिम्मेदारी है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो पूरे पाकिस्तान के नज़्म और सेटअप को जो है बचाएं। उसका तरीक़ेकार यही हो सकता है बेहतर कि जमहूरी अंदाज में आप अपना कोई अल्टरनेट दे दें। आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे आपके MNAs हैं और सब लायक हैं, उनको आवाम ने इलेक्टेड किया है। मुतबादिल जो है वज़ीर आज़म अपनी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में दिया जाए। मैं आपसे जरा बात करती हूँ, डॉक्टर साहब पीर साबिर शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम पीर साबिर शाह साहब। जी वालेकुम सलाम जी। शाह साहब ये फरमाइएगा कि कल फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी साहब का जो बयान आया है, एक नई बहस छिड़ गई है और वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में कौन संभालेगा सरकारी मामलात, ये अमूर कौन देखेगा। वो चीफ जस्टिस साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी गैर आइनी है डार साहब को अपॉइंट करना या किसी और वजीर को अपॉइंट करना, इस किस्म का नोटिफिकेशन भी गैर आइनी है। तो आपका इस पर क्या मौक़िफ़ क्या है? क्या वज़ीर आज़म साहब से जो डिमांड की जा रही है कि वो स्टेप डाउन करके अपनी जगह कोई मुतबादिल वज़ीर आज़म दें, इस पर क्यों नहीं गौर किया जा रहा? जी, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वज़ीर आज़म जो है वो अपना सब्स्टिट्यूट हैं, देखिए जी एक बात तो ये है कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और वो टेलीफोन के जरिए से जो सिस्टम है उसके जरिए से मियां नवाज शरीफ साहब ने तमाम पहलुओं पे बातें भी की और तमाम उमूर को निपटाया भी और पूरी कामयाबी के साथ कैबिनेट की मीटिंग हुई। और ये जो है ये एक, चूंकि ये दौर जो है हम आज से कोई 200 साल पहले की जिंदगी में तो नहीं रह रहे, आज तो दुनिया सिमट कर रह गई है और ये जो काउंसलिंग होती है वीडियो के जरिए से और इसमें तो तमाम चीजें, और यहाँ तक कि आप देखें कि अदलिया में भी जो वीडियो काउंसलिंग है और बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन है और अदालत के अंदर स्टेटमेंट भी, अब रिसेंटली ये कुछ केसेस में आपने देखा कि वो लंदन से वहां से स्टेटमेंट दी गई और इसको अदालत ने एक्सेप्ट किया और उसी की बुनियाद पे इन्वेस्टिगेशन जो है उसको आगे बढ़ाया। तो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए अगर वही काम वजीर आजम लंदन में बैठकर कर रहे हैं तो इसमें कोई ममानियत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। अगर आपकी अदलिया जहाँ पे लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल होता है, जहाँ लोगों को फांसी दी जा सकती है, जहाँ उम्र कैद की सजाएं दी जा सकती हैं, जहाँ बड़ी बड़ी सजाएं और उनके दी जा सकती हैं, और उसके लिए अगर हम ये जो ऑडियो वीडियो का जो सिस्टम है हमारा काउंसलिंग का, अच्छा, और उसमें अगर अदालतें उसको एक्सेप्ट कर रही हैं तो फिर उसको ठीक है। अच्छा, ये शेख साहब भी हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, जरा इनसे भी इसी हवाले से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। साहब को शायद आइडिया नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपका फैसला कम्युनिकेट कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए आप खुद फैसले नहीं आपकी जगह कर सकती। जब आपके मेडिकल या अगर हेल्थ इशू है, शेख साहब की भी जरा बात सुन लीजिए, वो शाह साहब से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है शाह साहब, मेरा सिर्फ साबर शाह साहब माशाल्लाह आप पुराने एक जमहूरी आदमी है, बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी है आपकी और बहुत बड़ा आपकी पार्टी में एक डिसिप्लिन भी है। तो क्या हरज क्या है कि अगर जब तक वजीर आजम साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत और जिंदगी दे अपनी पार्टी का कोई लीडर आप मुकर्रर कर दें टाइम बीइंग। और नंबर 2, ये एक मुल्क के अफेयर का मामला है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है कि वीडियो लिंक पर, यहाँ मुल्क की कौम का जो है और फिर आने वाले पूरे अच्छा, साल के बजट वैसे शाह साहब इसका जवाब दे दीजिएगा, फिर ब्रेक पे भी हमें जाना है कि ये जो शेख साहब बात कर रहे हैं, तमाम लोग इस वक्त सवाल कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक सेनेटर हैं डार साहब, उन्हीं को क्यों जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं? वो लीडर ऑफ द हाउस को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वो MNA नहीं है, तो कोई और पार्टी में ऐसे इतने, वो जिस तरह शेख साहब ने कहा कि इतने बड़े बड़े नाम है, जिम्मेदार लोग हैं, उनको नहीं ये अमूर सौंपे जा सकते? देखिए, वो अगर एक सेनेटर मिनिस्टर बन सकता है, एक पूरे एक वजीर आजम नहीं बन सकता, सेनेटर वजीर आजम नहीं बन सकता, वजीर तो बन सकता है, लेकिन वो वजीर आजम नहीं बन सकता है। आपसे ज्यादा कौन जानता है इस बात को? जी शाह साहब, मैं देखे ना, अगर इंटरप्शन इस तरह होगी तो मैं क्या बात करूंगा? मैं एक बात को लेके आता हूँ और उसमें इंटरप्शन हो जाती है। जी जी, आप करें। मैंने ये गुजारिश की है कि आपके पास एक सिस्टम मौजूद है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर जो है, देखिए वो वीडियो लिंक के जरिए से वो कैबिनेट की मीटिंग हुई और एक
बाकायदा डिस्कस हुई कि ऐसा ही है जैसे वो कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं। अब अगर एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है और इस टेक्नोलॉजी को इससे पहले इसकी गवाही और ये स्टेटमेंट जो थी ये एक्सेप्ट नहीं होती थी, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हाँ जी ऑडियो लिंक के जरिए से हम गवाही की जा सकती है और उस गवाही की बुनियाद पे लोगों को फांसी दी जा सकती है। अब मुल्क की उमूर में अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये ऑपरेशन के और डॉक्टरों के कहने के मुताबिक 3 दिन के बाद ये सारा प्रोसेस होता है, ओपन सर्जरी का, और 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये इतना शोर शराबा करना, आज जिस हालत से प्राइम मिनिस्टर गुजर रहे हैं और मुल्क के हालात, हमें देखना है कि मुल्क के हालात बदकिस्मती है। ठीक है, चले मैं शाह साहब, ठीक है शाह साहब, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से शाह साहब ने कहा कि जी टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, वो स्काइप के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग को चेयर भी करेंगे, लेकिन सवाल वो है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब ने और यहाँ पर शेख साहब ने भी रेस किया है कि वो जेर असर हैं अद्वियात के, जो कि उनके खानदान के जराए खुद ही कह चुके हैं कि 2-3 रोज पहले सर्जरी से उन्हें मेडिसिन देना शुरू कर दी गई हैं। तो शेख साहब ने यह सवाल उठाया कि क्या वो अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं अद्वियात के जेर असर। इस पर भी जरा बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। डॉक्टर सुमरो साहब, जिस तरीके से हम चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब का साउंड क्लिप भी प्रोग्राम के आगाज में चला रहे थे और जैसे उन्होंने बात की थी जिन जिन इदारों में जो जो नाहलियां हैं, जिस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और उन्होंने साथ एक और बात भी की थी कि इस मुल्क में करप्शन या दीगर बुराइयों के खात्मे के लिए कोई आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे, लोगों ने ही करना है। जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में गरीब आवाम को तो चले एक साइड पर कर दें कि उनके साथ क्या हो रहा है, सेहत की सहूलियात हैं या नहीं है, जिस मुल्क में वजीर आजम साहब को बाहर जाना पड़ रहा है और उनकी अपनी हुकूमत है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के हवाले से या हॉस्पिटल्स के हवाले से जो चीजें होनी चाहिए वो नजर नहीं आती, तो ये कितना लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए बहैसियत कौम। देखिए सादिया, बात आपकी बिल्कुल सही है कि आज हमें इन हालात से गुजरना पड़ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को अगर मामूली से इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुल्क छोड़ करके बाहर जाते हैं, तो ये तो कोई मुनासिब रवैया वैसे भी नहीं है इनका। लेकिन अभी जो एक बात चल रही थी, मैं उस पर थोड़ी बात, ये तो एक बड़ी चीज है, ओपन हार्ट सर्जरी है, उसमें भी नहीं जाते, बट द पॉइंट इज कि उनके एब्सेंस की वजह से कि जी वो लंदन में होंगे इतना अरसा, वो उनका इलाज वहां हो रहा होगा, उनकी एब्सेंस में कोई आईनी बहरान आ जाएगा, ये वाली बहस एटलीस्ट नहीं हो रही होती ना, कि अगर यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती और उनका इलाज इधर हो रहा होता। यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अब क्या मुल्क जो है वो इसी लिंक की वजह से चलेगा और हमारा प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर बैठ कर के मामला देखेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को या PMLN को, मैंने अभी भी कहा कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। वो नहीं समझ रहे हैं कि आगे आने वाले हालात बहुत ख़तरनाक आ रहे हैं, और इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का किसी पे एतमाद न रखना, अपनी पार्टी में से किसी को जिम्मेदारी न देना, ये एक बहुत बड़े नुकसानकार का जो है एक पेशखेमा साबित हो सकता है। और ये नुकसान मुझे एज अ पॉलिटिकल वर्कर नजर आ रहा है। अभी भी इनके पास वक्त है ये मिसट्रस्ट क्यों है आपकी नजर में, क्यों है कि वजीर आजम साहब डार साहब के अलावा किसी और पर एतमाद क्यों नहीं करते? देखें, ये तो PMLN की बदकिस्मती है कि इनके अलावा, अपने फैमिलीज के अलावा, इनकी लीडरशिप में किसी और पे एतमाद करते ही नहीं है। ये आज से नहीं है, ये 30 साल से है। एक भाई प्राइम मिनिस्टर होता है, दूसरा चीफ मिनिस्टर होता है, तो बाकी तीसरे के लिए तो गुंजाइश रखते ही नहीं है ना। ये तो इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और आज भी अभी एक डिस्कशन हो रही थी जिसमें सेनेटर साहब के हवाले से बात हो रही थी कि फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर पहले से 200 कमेटियों के तो वो हेड बने हुए हैं। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके अलावा तीसरा बंदा ये है जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी ये लोग बैठे हुए, चाहे मिनिस्टर हैं या MNAs हैं या जो भी इनके चाहने वाले हैं, उन पे ये एक रत्ती बराबर भी उन पे भरोसा नहीं करते हैं। और वो समझते हैं कि इनको तो सिर्फ हम जो है एक अददी लिहाज से हमने रखा हुआ है ताकि पार्लियामेंट के अंदर हमारी अक्सरियत और हमारी हैसियत नजर आए, बाकी इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। तो बहरहाल मैं ये इस वक्त टेक्नोलॉजी के जरिए ही मामला चल रहे हैं, मुल्की मामला, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन शेख साहब, एक और भी एस्पेक्ट है कि इसमें क्या सीक्रेसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कैबिनेट का भी कोई अमल दखल आता है वाया स्काइप, अगर आप उसको कंडक्ट करते हैं? बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात की है। वो अगर वीडियो लिंक के जरिए से वो
वो तो सारी लीक हो जाएगी और उसका तो सारा काबीना की मीटिंग जो है वो स्काइप पे हो रही है। उसमें देखे ना, उसमें कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकेगा फिर कि दुनिया देख रही है, अपनी पार्टी के अगेंस्ट वो अपने ज़मीर के मुताबिक कोई फैसला भी नहीं करे। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ सुमरो साहब की बात को आगे, एक तो उन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो जो स्टैंड इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिया था जी, इसका मतलब है कि पार्टीज ने रियलाइज़ किया है कि ये एक आईनी बहरान पैदा होना। लेकिन जो आपने एक इशारा किया है वो बदकिस्मती इस मुल्क की है कि एक कोई स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल यहाँ पर होता, काश ऐसे लोग। और यही नहीं, हमारे मुल्क के वुज़रा और पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो सारे के सारे करोड़ों अरबों रुपए के वो जो है इलाज के लिए बाहर जाते हैं जी। आपको मैं एक बात इम्पॉर्टेंट बताऊं कि हैरान कौन बात है कि यहाँ से हमारे लोग कितने ब्रिलियंट और लायक हैं कि अजहर कियानी साहब जो हमारे जनरल साहब हैं जो कि यहाँ पर रावलपिंडी को उन्हें वहाँ बुलाया गया। अब यानी अगर यही कॉन्फिडेंस यहाँ पर रखा जाता, तो मैं आपको एक बात बताऊं दावे के साथ, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। यहाँ का जो हार्ट प्लांटेशन का या जो हार्ट का मसला है उसका जो सक्सेसफुल रेट है ओपन हार्ट सर्जरी का ज्यादा है, जहां पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। इस नुक्ते पर भी बात करते हैं, काफी अहम है कि जी हमारे मुल्क में ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती तो इसकी नौबत ही नहीं आ रही होती, एक नई बहस जो छिड़कर आई है यही नहीं होती। बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बार काउंसिल की। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगी कि फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब के बयान ने इस मुल्क में एक नई बहस तो छेड़ दी है, आपकी नज़र में वाकई कोई आईनी बहरान या जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि एक वैक्यूम पैदा हो रहा है, आईनी वैक्यूम पैदा हो रहा है वज़ीर आज़म की एब्सेंस में, आप वो होता देख रहे हैं? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन एक तस्दीक कर दूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव हूं पाकिस्तान बार काउंसिल का। जी जी। दूसरा जवाब आपका ये है कि मुझे तो थोड़ा सा डेडलॉक लगता है। इसकी वजह यह है कि आईन के अंदर कायम मुकाम प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की कोई शिक नहीं है, जिस तरह कायम मुकाम प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की शिक है। ठीक है, ये बात सही है कि आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 2 के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं किसी मिनिस्टर के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई असाइनमेंट या डेलीगेशन अगर होगा तो वो कोई परमानेंट डिसीजन जो केयर टेकर मिनिस्टर होगा वो नहीं ले सकता। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया था और उसमें ये कहा था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो परमानेंट नेचर के फैसले या अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता जो चीफ जस्टिस कर सकता है। लिहाजा मिसाल के तौर पे कल को किसी कोई बजट पास करना हो, फाइनेंस एक्ट को अप्रूव करना हो, फाइनेंस एक्ट को अप्रूव करने के बाद एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कि आप असेंट दें फाइनेंस एक्ट को बनाने के लिए। किसी जज की तकर्री है, कोई ऐसा परमानेंट नेचर का काम है जो कि प्राइम मिनिस्टर को करना है, तो कानून यानी आईन के अंदर इस किस्म का कोई रेजोल्यूशन नहीं है या कोई तरीका नहीं है कि कोई केयर टेकर हो या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हो। मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम है इसका। ठीक है, और जरा इस हवाले से भी रोशनी डालिएगा कि ये जो जिक्र किया जा रहा है आर्टिकल 95(3) का, कि ये 8th अमेंडमेंट से पहले प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद थी कि वजीर आजम साहब किसी भी सीनियर मिनिस्टर को कह सकते थे कि अगर इस किस्म का कोई खला है या उनकी एब्सेंस में जो अमूर हैं वो देखे जा सकते हैं, बट अभी इस किस्म की कोई गुंजाइश आइन में मौजूद नहीं है। नहीं, आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 2 है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी टेम्पररी नेचर का या कोई बहुत ऐसा कोई परमानेंट नेचर का डिसीजन ना हो उसके लिए है, परमानेंट नेचर के डिसीजन के लिए नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है, आप शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? फरोग भाई, मेरा थोड़ा सा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये मैं पूछना चाहता हूँ, बात ये है कि बाज ऐसे डिसीजन है, मसलन मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफज हो जाए या मुल्क के अंदर कोई ऐसा आईनी बहरान पैदा हो या बजट ही है 83 के तहत, आपका मतलब है कि जो कंसल्टेशन होनी चाहिए या जो फैसला होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए और वो फुली कॉन्शियस आदमी जो है उस पर कोई डिसीजन कर सकता है। आपसे मुराद ये? ठीक है, ये एग्जैक्टली ये बैरिस्टर साहब ये काफ़ी अहम नुक्ता है, क्योंकि इस हवाले से हम पहले भी बात कर रहे थे कि उनके ख़ानदान के ज़राए खुद बता चुके हैं कि जो प्रोसीजर है उसमें उन्हें 2-3 दिन पहले से ही मेडिसिन जो है वो देना शुरू कर दी गई हैं, तो उन अद्वियात के ज़ेर असर क्या वो अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं, कोई रैशनल डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है? कल 2 मीटिंग्स वो चेयर कर रहे हैं स्काइप के थ्रू।
कानून ये है कि जो भी फंक्शनरी अपना डिसीजन लेगा वो अपना प्रॉपर माइंड अप्लाई करेगा, और कोई भी डिसीजन अगर विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगी तो वो प्रॉपर डिसीजन नहीं है। तो लिहाजा कोई भी ऐसा फंक्शनरी जिसको अपना काम करना है तो उसको अपने प्रॉपर होशो हवास में होने की जरूरत है। सही बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर फरूक नसीम साहब हमसे बात कर ले लें। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को अपने मेहमानों के साथ यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। उमर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे लीगल एक्सपर्ट्स शेख साहब हों या बैरिस्टर फरूक नसीम साहब हों जिन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं उससे तो ये मामला काफ़ी संगीन नज़र आता है। और कल 2 बड़ी अहम मीटिंग्स हैं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की आप बात कर लें, कैबिनेट मीटिंग की बात कर लें, वो भी फिर बजट से रिलेटेड है, वहाँ काफ़ी बहस मुबाहिसा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स की सारी गेम। तो ऐसे में ये तमाम इशूज़ जो हैं सामने रखते हुए ये पार्टी, आपकी पार्टी किस तरीके से फ्यूचर में टेकअप करने का इरादा रखती है? यकीनन हम भी जो है कानूनी जो रास्ता है उसी को अपनाएंगे, लेकिन जो जितनी भी अभी यहाँ पे गुफ्तगू गई, जितने भी मामला सामने आए वो आपके सामने के इंतहाई इम्पोर्टेंट इशूज़ जो हैं वो आने वाले दिनों के अंदर जिनका फैसला होना है। बजट है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे मुझे ये मुमकिन नहीं लगता कि मियाँ साहब अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह किसी और को जो है मौका दें कि वो क्यों, और ना ही उनकी जमात के अंदर किसी के अंदर ये सकत और हौसला है, क्योंकि हमने ये पनामा लीक्स वाले इशू के अंदर भी बड़ा देख लिए मामला कि किस तरीके से PMLN के मामला अंदरूनी जो बतौर एक जमात के उनके हैं। सो अब हम देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर जो भी हमारी पार्टी लीडरशिप मुशावरत के बाद जो भी लाएमल पे फैसला करेगी उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। ठीक है सुमरो साहब, यही सवाल मेरा आपसे होगा क्योंकि खुर्शीद शाह साहब के वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं इन दी हाउस नेशनल असेंबली के अंदर, तो उनके जो बयानात हैं वो आपकी बात से या जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो ये कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म चाहें तो अपने किसी वजीर को या वज़रा को जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। तो इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन आपकी पार्टी के अंदर भी पाया जा रहा है, क्योंकि खुर्शीद शाह का बयान मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त। देखिए हमारी पार्टी के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इसमें वाज़ेह मौक़िफ़ है और उसमें कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि एक सेडेस्ट वज़ीर आज़म जो सेडेशन की हालत में, मकसद जो नीम बेहोशी, जो मेडिसिन में एज अ डॉक्टर आपसे कह रहा हूँ कि जो भी मेडिसिन लेते हैं उनमें थोड़ी सी सेडेशन होती है, नींद की दवाई होती है हर मेडिसिन में। और यहाँ हार्ट सर्जरी के हवाले से अब 2 दिन के बाद वीडियो लिंक के जरिए कौम से खिताब, ये मैं समझ रहा हूँ एक बहुत बड़ा मजाक होने जा रहा है कौम के साथ, और ये मुल्क में पूरी दुनिया में जग हसाई का सबब बनेगा। तो इस हवाले से हम समझ रहे हैं कि ये कौम को सेडेट मत करो, उनको ट्रंकुलाइजर में से निकालो और कौम को एक वाज़ेह मैसेज दो, प्रोग्राम मैं वही तो बात कर रही हूँ कि हाउस के अंदर खुर्शीद शाह साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, फिर तो उन्हें ये मामला उठाना चाहिए वहां पर। अभी खुर्शीद शाह साहब के स्टेटमेंट से ऐसा लग नहीं रहा है। खुर्शीद शाह साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना अखलाकी तौर पे जिम्मेदारी को महसूस करते हुए स्टेप डाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के 2 वज़ीर आज़म जा सकते हैं तो क्या PMLN के अंदर तीसरा कोई वज़ीर आज़म या दूसरा वज़ीर आज़म नहीं आ सकता? तो ये तो सवाल उनके लिए बना हुआ है, उनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उस वक्त हालात पनामा लीक्स के हवाले से और थे, आज हालात कुछ और बदल रहे हैं। आज की नज़ाकत और ज्यादा संगीन जो है वो मामलात को संगीनी की तरफ लेके जा रही है। कल तक मामलात पॉलिटिकल थे, आज से जो मामलात आ रहे हैं अल्लाह उसकी सेहत को जो है बरकरार रखे, हमें उनकी वो नहीं है, लेकिन इसका मकसद ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी देखे कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो कैसे ये अपने परफॉर्म कर सकेगा। फिर शेख साहब जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं, तो पनामा लीक्स का मामला हो या फिर ये वाला मामला हो, आपको लग रहा है कि उनके स्टेप डाउन करने की जो डिमांड है वो मुतालबा जोर पकड़ेगा? जी जी आप बिल्कुल ये जोर भी पकड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि देखें एक और पहलू भी है, नवाज शरीफ साहब को सुकून की ज़रूरत है इस वक्त। वो पूरी जो है उस हालत में जिसमें है, उनका ऑपरेशन जो है अगर वो किसी प्रेशर के नीचे होंगे या ये जो अफेयर है, मुझे हैरान जो है कि ये लोग उनके जो बहुत समझे जाते हैं कि बड़े वेल विशर हैं, ये वेल विशर नहीं है। उन्हें जब एक इतने बड़े प्रोसेस से गुजारने के लिए जाया था तो उनको मुकम्मल तौर पर
पीस की ज़रूरत है। ये बातें छोड़ दें। असल बात यह है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस मुल्क की बका का मसला है। आइन होगा तो मुल्क होगा। आइन ही वो दस्तावेज है जिसके जरिए से आप इस मुल्क को चला रहे हैं। अब वो सब कुछ मौजूद है। देखिए, सदर जाता है तो सेनेट का चेयरमैन जी, मुल्क का चीफ जस्टिस होता है तो जो है सीनियर पुनी जज साहब अलफले। अब कौन सी ऐसे नागुज़ीर हैं, उनके अपने लोग मौजूद हैं, लेकिन ये तो अब एक एक्टिंग चीफ जस्टिस या फिर सदर की गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट, जिस तरह फरूक नसीम साहब ने भी कहा, यहाँ पर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की शेक कोई नहीं है ही नहीं है ना। पहले शुरू में जैसे आपके अभी पॉइंट आउट हुआ था से पहले। अब दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो कल पॉइंट आउट हुई है वो एक्सट्रीम की है। किन हालात में जिसमें मुल्क गुजर रहा है, कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? राइट, आई हैव टू। और एक आपने बात की थी, उसका एक लफ्ज सिर्फ इकोनॉमिक काउंसिल जो है सारे सूबों की नुमाइंदगी, बहुत अहम मीटिंग, उसे वीडियो लिंक पर आप करेंगे तो ये तो दुनिया में। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपकी तशरीफ आवरी का, उमर चीमा साहब का और डॉक्टर सुमरो साहब का। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।